दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। देखिए, अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। चुनाव खत्म हो गए हैं, जाहिर है चुनावी मुद्दों को भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता कहाँ है। चुनाव दर चुनाव मुद्दे बहुत ज़्यादा बदलते तो हैं नहीं, और कुछ मुद्दे तो भारतीय राजनीति में शाश्वत हैं। वो हर चुनाव में आपको अपना अलग अलग आकार प्रकार में दिखाई पड़ते हैं। आप पूछेंगे कैसे चुनाव, कैसे कैसे मुद्दे, तो जवाब बड़ा सीधा है। रोजगार का सवाल, महंगाई का सवाल और आरक्षण का सवाल पिछले 3 दशकों में भारतीय राजनीति में यह ज़बरदस्त तरीके से प्रभावशाली रहे हैं। और आरक्षण का सवाल एक ऐसा सवाल उभर कर सामने आया है जिसे समय समय पर अपने तरीके से प्रतिपक्ष ने इस्तेमाल किया है, और पाया यह गया है कि उसमें बहुत ज़्यादा सफलता भी लोगों को मिली है। इस बार के नतीजे भी यही बताया जा रहा है कि आरक्षण के प्रश्न पर ज़बरदस्त तरीके से निर्धारित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो जीत 2014-2019 में हुई थी, उसमें अगर कोई मुद्दा लेकर के आया तो वह यही मुद्दा था जिसने 63 सीट कम कर दी। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी टीडीपी और जदयू और एलजेपी और तमाम दूसरे सहयोगियों के दम पर ही सरकार बना पाई है। तो यह आरक्षण का मुद्दा आखिरकार इतना मजबूत कैसे है? यह क्या आने वाले दिनों में यह आरक्षण का जो सवाल है वह भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देगा, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस पर आगे भी घिरने वाली है? यह प्रश्न सभी के दिमाग में है, और वह इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ है, जिन सहयोगियों के दम पर सरकार में है, वह खास तौर पर आरक्षण और उसमें भी मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर एक सा नहीं सोचते हैं। देखिए, आरक्षण के प्रश्न पर किसी के भी हृदय में जो भी बात हो, लेकिन संविधान अगर इस बात को इजाज़त देता है तो फिर जाहिर है कि वह स्वीकार सबको है। और अगर यह स्वीकार है तो फिर राजनीति की बात कहाँ से आ जाती है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि उसके मन में दरअसल आरक्षण को पुनरावलोकन की, फिर से उसका आकलन हो, वह करने की मंशा है। और यह आरोप कब लगे? साल 2015, आपको याद होगा, संघ संचालक मोहन भागवत ने कुछ इस तरह की बातें कही थी कि रिव्यू से जुड़ी हुई, पुनरावलोकन से जुड़ी हुई आरक्षण की ओर और बिहार चुनाव के ठीक पहले दी गई। यह लाइन अपने आप में इतना ज़्यादा महंगी साबित हुई है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के गठबंधन ने इस एक लाइन के दम पर भारतीय जनता पार्टी को वहां चुनाव में हरा दिया, और तब से लगातार यह प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को चाहती है कि वह रिव्यू करे, और ऐसा वर्ग जो कि आरक्षण से लाभार्थी है, जिसे लाभ हुआ है, जिसके जीवन में बदलाव हुआ है, वह ऐसा कैसे होने दे सकता है? खासतौर पर दलित और पिछड़े इन समुदाय के लोग वह हमेशा भारतीय जनता पार्टी से दूर हो जाते हैं, और उसका चुनावी असर भी देखा जा सकता है बखूबी। इस बार भी 400 का नारा प्रधानमंत्री ने दिया तो एक नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया, और उसने ये कहा कि देखिए, ऐसा है, यह जो 400 का नारा है दरअसल प्रधानमंत्री को क्यों चाहिए? आखिरकार सरकार तो 272 में बनती है। तो जवाब यह है कि दरअसल संविधान बदलना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरक्षण को खत्म करना चाहती है, उसमें विपक्ष को नैरेटिव सेट करने में मदद किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही उन्होंने यह बात कही बड़ी गंभीरता से। फैजाबाद के सांसद लल्लू सिंह ने चुनाव हार गए। उन्होंने कहा कि सरकार को जरूरत है 400 की, बहुत कुछ बदलना है संविधान में। अनंत हेगड़े कर्नाटक से बड़े ही मुखर और अपने बयानों के लिए, विवादित बयानों के लिए जाने जाने वाले नेता, उन्होंने भी यह बात कही। और भी कई नेता हैं जिनके नाम हैं जिन्होंने इस तरह की बातें कही, और नतीजा यह था कि एक नैरेटिव सेट हुआ, और वह नैरेटिव महंगा पड़ा। प्रधानमंत्री और तमाम बड़े नेता बैकफुट पर, और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको काउंटर किया जाए। और जब अपनी बातों को कही जा रही थी कि भाई हम आरक्षण के समर्थक हैं और यह आरक्षण को छीन करके मुसलमान को देना चाहते हैं, काउंटर नैरेटिव तैयार किया गया, और वह काउंटर नैरेटिव कहीं ज़मीन पकड़ रहा था, कहीं नहीं पकड़ रहा था। और बार बार कही जा रही थी कि देखिए, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो आरक्षण का दायरा है वह लाभार्थियों के लिए छोटा होता जा रहा है, क्योंकि जानबूझकर तुष्टीकरण के लिए कई विपक्ष की सरकारें चाहती है कि उसमें मुस्लिम समुदाय के सभी जातियों को डाल दिया जाए, और इस तरह से बैकडोर से आरक्षण मुसलमानों को देना चाहती है। यह बात प्रधानमंत्री अपने तरीके से बोल रहे थे। बहुत ज़्यादा ज़मीन पर असर हो रहा था या नहीं, पता नहीं। लेकिन अचानक कोलकाता हाई कोर्ट का एक फैसला आया
22 मई को, और 22 मई को जो फैसला आया उससे ऐसा लगा जैसे भारतीय जनता पार्टी को ऊर्जा दे दी। 22 मई के फैसले में कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा कि जितने भी जातियों को ममता बनर्जी की सरकार ने साल 2010 के बाद से लेकर अब तक ओबीसी की कैटेगरी में शामिल किया है, वह सारे फैसले सरकार को रद्द किए जाते हैं। यानी कि जिन मुसलमानों को आरक्षण के दायरे में ले आई थी ममता सरकार, वह फैसला निरस्त किया जाता है। जो लाभ पा गए वह पा गए, उनसे लाभ लिया नहीं जाएगा, लेकिन आगे लाभ दिया भी नहीं जाएगा। ममता बनर्जी ने कह दिया कि हम इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे, कानूनी लड़ाई है, चलती रहेगी। लेकिन चुनाव के दौर में इस एक फैसले ने अचानक भारतीय जनता पार्टी को एक ऊर्जा दे दी और उसने घूमकर यह लोगों के बीच बातें पहुंचाने की कोशिश की और कहा कि देखिए किस तरह से 18 जातियां मुस्लिम की बंगाल में सब की सब ओबीसी कैटेगरी में डाल दी गई। एक काउंटर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई। देखिए कर्नाटक में भी ऐसा ही हुआ, वहाँ की भी सरकार ने मुस्लिम जातियों को ओबीसी आरक्षण दायरे में डाल दिया। और देखिए आंध्र प्रदेश में वहाँ 4% आरक्षण ओबीसी कोटा के तहत मुसलमानों के लिए रिजर्व है। आंध्र प्रदेश क्योंकि कहानी तो अब यही है, जो भी कही गई जो बातें हैं, जो सुनी गई बातें हैं, नतीजा सामने है। लेकिन इस नतीजे के बाद जो बची हुई कहानी है अभी तो वो घटित होनी बाकी है, क्योंकि बात आंध्र प्रदेश की हो रही है, जहां से आते हैं चंद्रबाबू नायडू, जो 16 क्रूशियल सीटें लेकर तैनात है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को समर्थन दे रहे हैं और एक तरह से कहे तो संजीवनी बूटी आज की तारीख में जिन दो दलों के साथ है भारतीय जनता पार्टी की जो तीसरी सरकार बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसमें तो वह संजीवनी बूटी है जनता दल यूनाइटेड के पास या फिर है टीडीपी के पास, तेलुगु देशम पार्टी के पास। और आरक्षण के सवाल पर, खास तौर पर मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर क्या कहा है टीडीपी ने, यह जानना बहुत दिलचस्प है। और बस यही तो हो रही है, सरकार में है तो सरकार में समर्थन भी दे रहे हैं और उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी बहुमत के बावजूद आंध्र प्रदेश में उनको समर्थन दे रखा है। मुख्यमंत्री वह बन चुके हैं चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के दोनों एक दूसरे के समर्थन दे रहे हैं। अंतर बस इतना ही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए तो वह संजीवनी है, टीडीपी का समर्थन, लेकिन राज्य में टीडीपी को उतना समर्थन नहीं चाहिए, उनके पास खुद का बहुमत है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले समर्थन करे ना करे उनकी सरकार कायम है। और ऐसे में वो जो ताकत है वह दिखने लगी है, ताकत वह है जिसके जरिए बहुत ही स्पष्ट तरीके से टीडीपी ने कह दिया है कि आंध्र प्रदेश में जो 4% मुस्लिम आरक्षण चल रहा है वह चलता रहेगा, दशकों से चल रहा है, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करने जा रहे हैं। सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी ने बार बार यह कहा है कि मेरे जिंदा रहते धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा, मैं इसे नहीं होने दूंगा। दोनों पक्ष अपनी अपनी लाइनें कह चुके हैं। दोनों इस विवादित मसले पर होने वाले टकराव को अवॉइड करना चाहते हैं। बहुत दिनों बाद चंद्रबाबू सत्ता में लौटे, वह केंद्र से टकराव नहीं चाहते हैं। केंद्र सरकार भी नहीं चाहती है कि इस वक्त किसी से टकराव ले, क्योंकि आंकड़े के लिहाज से वह बहुमत से 32 पीछे हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा, लिहाजा दोनों खामोश, लेकिन अपनी अपनी बातें कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं। और बड़े मुखर तरीके से आंध्र प्रदेश की लाइन को सुनने के बाद महाराष्ट्र में जो सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के अजीत पवार की एनसीपी, उसके तरफ से भी यह कह दिया गया है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने दरअसल यह फैसला दिया है कि 5% आरक्षण मुसलमानों को महाराष्ट्र में मिलनी चाहिए, और आज तक किसी भी सरकार ने यह लागू नहीं किया है। और इसलिए समय आ गया है कि महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण लागू किया जाए। दूसरे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी को जो यह कह रहे हैं मुस्लिम आरक्षण हमारा यकीन है और हम चाहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण लागू हो। दरअसल यह कहानी हुई है वह यह कि 4 सीटें मिली थी अजीत पवार को चुनाव लड़ने के लिए, मात्र 1 पर जीत हो पाई और जहां जहां हार हुई उस्मानाबाद, सिरूर, बारामती। बारामती में तो आप जानते ही हैं अजीत पवार की पत्नी सुनेत्र पवार लड़ रही थी, राज्यसभा भेजा जा रहा है, चुनाव हार गई तो कहा यही गया कि वहां पर दलित पिछड़े मुसलमान का वोट मिल ही नहीं पाए अजीत पवार के उम्मीदवार को, एनडीए के उम्मीदवार को, लिहाजा हार हो गई। अब देखिए यह बात कमोबेश अपने तरीके से कह दिया था मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी, 400 पार का नारा दे दिया और 400 पार के नारे ने गलत नैरेटिव सेट कर दिया, आरक्षण बदल दिया जाएगा अगर आ गए तो। और उस चक्कर में हम गए, सबों को यह बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी की यह लाइन
कम से कम राज्य के चुनाव में बहुत ज़्यादा मददगार साबित नहीं होने जा रही है। महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा यह 3 राज्य हैं जहां चुनाव होने वाले हैं आने वाले दिनों में, विधानसभा चुनाव। और देखिए गजब का संयोग है कि भारतीय जनता पार्टी हारी भी इन्हीं तीनों राज्यों में है और विधानसभा चुनाव भी इन्हीं तीनों राज्यों में होने हैं। और ऐसे में ये जो बातें कही जा रही है मुस्लिम आरक्षण को लेकर, इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहने वाली है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, क्या वह अपने सहयोगी टीडीपी, एनसीपी इनकी बातें मान लेगी? अभी बिहार वाले भाई साहब की तो एंट्री हुई ही नहीं है। नीतीश जी वह क्या कहते हैं, क्योंकि मुसलमान हितों के रहनुमाई में वो आरजेडी से पीछे नहीं। और शुरुआत में जब नतीजे आ रहे थे तो किशनगंज की सीट पर जहां उन्होंने अपना मुस्लिम उम्मीदवार दिया था, बहुत देर तक लीड कर रहा था जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार। इसका अर्थ यह भी है कि मुस्लिम कम्युनिटी उन पर विश्वास भी करती है और ऐसे में यह जो टफ लाइन ली गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं, हम इसका विरोध करेंगे, क्या नीतीश समर्थन कर पाएंगे इस तरह की लाइन का? बिहार में पिछड़े मुसलमान और अति पिछड़े मुसलमानों की लंबी लिस्ट है जो आज की तारीख में आरक्षण का लाभ उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी, भारतीय जनता पार्टी कैसे कुछ कहेगी, क्योंकि देश में एक राज्य ऐसे थोड़ी ना है। मंडल कमीशन की जो संस्कृति है उसके अनुसार 14 राज्य हैं जहां मुस्लिम्स को, खास तौर पर बीसी मुस्लिम्स के आरक्षण का लाभ मिल रहा है। और राजनीति तब आती है जब ओबीसी मुस्लिम के दायरे में बाकी तमाम मुस्लिम जातियों को जोड़ दिया जाता है। और जैसे कोर्ट ने फैसला लिया है कि कई राज्यों में ऐसा किया जा सकता है, और क्या यह तब टकराव की स्थिति बनेगी? अगर ओबीसी के दायरे में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है तो शायद यह उतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि खुद मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उस दौर में करीब करीब 33 ऐसी जातियां थी गुजरात में जिसको आरक्षण मिल रहा था। लेकिन जब आप धर्म के आधार पर क्रिएट करते हैं तो कोटा, भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर के असहज हो जाती है। केरल में ऐसी ही व्यवस्था है। केरल में 8% आरक्षण शैक्षणिक संस्थाओं में और 10% आरक्षण नौकरियों में धर्म के आधार पर दिया गया है, मुसलमानों को दिया गया है। धर्म के आधार पर है या नहीं इस पर बहस हो सकती है, लेकिन तमिलनाडु में करीब करीब सारी मुस्लिम जातियां आरक्षण के दायरे में हैं। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के हित नहीं टकरा रहे हैं, जाहिर है वहां पर यह बहस नहीं होनी है। लेकिन बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश जहां से इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को वह ताकत मिल रही है जिसके दम पर वह केंद्र में सरकार चला रही है, वहां क्या कहने वाली है, क्या आने वाले दिनों में यह दिक्कतें सरकार के लिए और ज़्यादा बढ़ने वाली है? यह बात बराबर इसलिए कही जा रही है क्योंकि तेलुगु देशम पार्टी ने पूर्व में भी अपनी शर्तों को मनवाने में हमेशा बहुत अग्रेसिव तरीके से नहीं, लेकिन बहुत ही बारीक तरीके से सफलता पाई है। जब जब वह केंद्र सरकार में सहयोगी रही है, उसने पहले एनडीए की सरकार, वाजपेयी जी की सरकार का समर्थन किया था। हैदराबाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिटी बन गई थी और जो विकास वहां देखा गया आंध्र प्रदेश में, वह जाहिर है एनडीए सरकार वाजपेयी जी की जो थी उससे मदद प्राप्त कर बनाई थी। चंद्रबाबू नायडू उसके लिए वाजपेयी जी को क्रेडिट देने से भी कभी गुरेज नहीं किया। अपनी बातों को मनवाना और नेगोशिएशन तरीके से कर लेना ये उनकी ताकत है, वो शायद इसमें सफल भी रहते हैं। और जाहिर है ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी अग्नि परीक्षा, क्योंकि चुनाव में लगातार वो कहते रहे हैं कि वो मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ हैं, वो ओबीसी और पिछड़े दलितों के आरक्षण को कम करने वाली बात है और ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन उनके सहयोगी कहते हैं कि यह तुष्टीकरण नहीं है, यह सोशल जस्टिस है ये, और सोशल जस्टिस के सवाल पर हम पीछे नहीं हटेंगे। यह बहस जारी रहेगी। जिस तरह से सियासत आज की तारीख में तय हो रही है उसमें जाहिर है आने वाले दिनों में टकराव की स्थिति भी लेकर आ सकती है। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के बीच सत्ता अपने आप में बहुत ज़्यादा समझौते लेकर आती है, तो क्या यह समझौता इस टकराव पर भारी पड़ेंगे? क्या मुस्लिम आरक्षण के सवाल पर एक कदम भारतीय जनता पार्टी पीछे खींच लेगी? ऐसे में जबकि उसके पास बहुमत नहीं है, या फिर वह अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नीतीश बाबू को, चंद्रबाबू नायडू को और अजीत पवार को कन्विंस कर लेंगी। आने वाले दिनों में खबरें इस ओर अगर जाती है तो हमारी नज़रें भी इन्हीं खबरों पर रहेगी। देखना यह है कि मुस्लिम आरक्षण का सवाल मोदी सरकार के लिए गले की फांस बनता है या फिर उन्हें इससे कोई समस्या नहीं होती है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।